नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा ये लेक्चर सीरीज पॉलिटी का चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग फंडामेंटल राइट को देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 20 तक देख लिया है। अब आज का हमारा जो वीडियो है वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ये दोनों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, अपने घर वालों परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि संविधान में ऐसे ऐसी चीज़ें होता है न सिर्फ एक किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र को, बल्कि हर एक नागरिक को जानना जरूरी है। आज वैसे ही कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो न सिर्फ एक छात्र को बल्कि हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि ये अगर देखा जाए, ये आर्टिकल आज तक के सबसे ज़्यादा कंट्राडिक्शन में भी रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है तो वो इसी आर्टिकल पर आया है। वो आर्टिकल है अनुच्छेद 21। आइए इसके बारे में समझते हैं। इस आर्टिकल में मुख्य रूप से एक बात लिखी गई है, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात समझे आप, जैसे आप कई बार सुनते होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आपके शरीर, आपके फिजिकल जो शरीर है उसकी स्वतंत्रता और आपके प्राण की स्वतंत्रता ये आपके पास है। कोई आपके प्राण को नहीं छीन सकता, इस स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे यहाँ तो हम सुनते हैं कि फांसी की सज़ा दे दी गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, तो वो क्या है फिर? यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार से छीना जा सकता है, नहीं तो नहीं छीना जा सकता। अब इसमें भी दो तरह का टर्म आता है। एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन से। और एक अमेरिका में दूसरा टर्म प्रचलित है। अमेरिका में क्या है? तो अमेरिका में जो टर्म है वो है विधि का उचित प्रक्रिया। ये देखिए, ये प्रक्रिया विधि का उचित प्रक्रिया। आपको बता दें कि 1978 के पहले तक सुप्रीम कोर्ट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से काम करता था। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो 1978 तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसको फॉलो करता था? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। लेकिन 1978 के बाद एक नया कॉन्सेप्ट, जो कि अमेरिका के संविधान का देन है, वो विधि के उचित प्रक्रिया को ले आया। एक्चुअली होता है क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि कार्यपालिका कोई एक नियम दे दिया गया कि लीजिए ये कानून है, इसके अंतर्गत जो भी कानून का उल्लंघन करता है आप उसे पकड़िए और कोर्ट में ले जाइए। सीधे हम कोर्ट में चले जाते हैं। तो वहाँ पर न्यायालय क्या करता है? उस कानून के अनुसार जो कार्यपालिका जो पुलिस काम करती है, कार्यपालिका अर्थात पुलिस जो काम करती है, वो देख रेख करता था। उसको ये कोई मतलब नहीं था, पहले कोई मतलब नहीं था कि वो जो प्रक्रिया बनाई गई है, जो कानून प्रक्रिया बनाई गई है, क्या वो सही है, वो न्योचित है या नहीं है। ठीक है ना, किन परिस्थितियों में क्या ये जो संसद ने कानून बनाया क्या वो सही है। तो इन चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं था। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका को कंट्रोल कर सकते था सुप्रीम कोर्ट। अगर कार्यपालिका किसी तरीके से, पुलिस या कोई भी कार्यपालिका का हिस्सा किसी तरीके से किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर रही है तो उसे कंट्रोल कर सकता था, लेकिन विधायिका पर कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, विधायिका पर कोई अधिकार नहीं था। वही 1978 के बाद वो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका दोनों पर अधिकार कर लिया। अर्थात उसमें क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि जो नियम बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, क्या वो सही है, उचित है या नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो कानून है सिर्फ उसी को डील करता था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बाद में ये चीज़ आ गई। तो आप शायद आप समझ रहे होंगे। तो विधि का उचित प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जो विधि बनाई गई है वो सही तरीके से बनाई गई है, सही ढंग से बनाई गई। कहीं संसद, कहीं लेजिस्लेशन, विधायिका जो है अपना मनमाना ढंग से काम तो नहीं कर रहा है। तो ये 1978 के बाद आया। यद्यपि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन ज़रूरत समय समय पर इसका प्रयोग होते रहा है संविधान द्वारा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आपको एक चीज़ और बता दें, गोपालन बनाम मद्रास 1950 में केस हुआ था। एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे गोपालन जी, वहाँ पर नेहरू जी की सरकार थी, इनको अरेस्ट कर दिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत। ठीक है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये चले गए, बोले कि हमें अरेस्ट कर लिया गया, अब हमारा तो स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है, हमें तो कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। कैसे अरेस्ट कर लिया बिना कारण के?
स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको सिर्फ जीने का अधिकार है। मतलब वहाँ पर कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं था। एक्चुअल जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा है वो विकसित हुआ है 1978 के बाद। 1978 के बाद आज तक और आगे आने वाले समय में भी आज तक सबसे ज़्यादा इसी आर्टिकल 21 पर ही चर्चा किया गया, और सबसे ज़्यादा अगर सुधार या कोई चीज़ इस पर जजमेंट आया तो सबसे ज़्यादा आर्टिकल 21 पर आया है। ठीक है, उसके बाद पुनः एक केस आता है 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है बिना किसी कारण के। अब पासपोर्ट जब्त हो गया, इसका मतलब वो विदेश नहीं जा सकती। अब ऐसे कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, बोली कि बिना किसी कारण के हमारे पासपोर्ट को क्यों जब्त किया गया। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का संतुलित फैसला आता है और वो बोला जाता है कि नहीं, सही बात है कि आप इसका जो पासपोर्ट है वो कैसे जब्त कर लिए। ये विदेश जाएगी वहाँ पर ये जीविका का, या हो सकता है बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं शिक्षा के लिए, जीविका अर्जन के लिए, तो आप जीविका अर्जन को, साधन को आप ख़त्म कर रहे हैं। आदमी जीविका अर्जन करेगा तब तो उसके प्राण की बचत होगी, हम कमाएंगे तब तो खाएंगे, तब तो जिंदा रहेंगे। तो इस तरीके से 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ये जो प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है इसको बहुत विस्तारित किया। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टर्म लाए और बताया कि ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। एक और चीज़ बताते हैं कि आत्महत्या का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ दिन पहले 2015 में संथारा प्रथा पता है? संथारा ये क्या है कि ये जैन धर्म में प्रचलित है। जब कोई किसी जैन अनुयायी को ये लगता है कि अब उसका मृत्यु नज़दीक है तो कुछ दिन पहले से खाना पीना छोड़ देता है और इस तरीके से भूखे होकर के अपने शरीर को त्याग करता है। इस प्रक्रिया को संथारा प्रक्रिया कहते हैं। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी जैन स्वीकार किए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में संथारा प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग किया था। बाद में जो अशोक थे वो तो बौद्ध धर्म अपना लिए थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को स्वीकार किए थे और संथारा प्रक्रिया के द्वारा वो अपने शरीर को हटाए थे। चलिए, तो अब देखते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या है, इसके विस्तार को देखते हैं। तो सबसे पहले विदेश जाने का अधिकार हमने देख लिया, मेनका गांधी वाले में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि लोग विदेश जाते हैं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं या आजीविका का साधन करते हैं, और आजीविका का साधन करते हैं। अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि वो सही ढंग से आजीविका का व्यवस्था नहीं कर पाए, तो इस कारण उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन होगा। उसके बाद एकांतता का अधिकार, कई मायनों में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित एकांतता का अधिकार भी है। आपको पूर्ण रूप से प्राइवेसी का अधिकार है। तो कहने का मतलब कि जैसे बहुत सारा आप ऐसा मान लीजिए कि आपके मोबाइल में कोई ऐसा फ़ोटो है जो आपका पर्सनल फ़ोटो है, वो अगर किसी तरीके से आपसे छीन करके उसे पब्लिक कर दिया जाए तो हो सकता है ना कि आप उस फोटो के गम में, उस फोटो के टेंशन में कि हमारी बेइज्जती हो गई या कुछ भी इस तरीके का कोई भी प्राइवेसी, अब 50 तरीके का होता है, जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब ऐसे केस में हो सकता है आप अपने प्राण को त्यागने के बारे में सोच लें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी की प्राइवेसी लीक हो जाती है तो वो अपने आप को सुसाइड करने की स्थिति तक ले आता है। तो इस तरीके से एकांतता का अधिकार, निःशुल्क विधि सहायता, अगर कोई व्यक्ति गलत किया है तो उसे कानूनन सहायता भी देना, ये भी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई है या कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या उसे वकील विधि सहायता नहीं मिलेगा? अगर मान लिया कि नहीं दिया गया विधि सहायता किसी गरीब को, तो हो सकता है उस डिप्रेशन के कारण वो अपना सुसाइड कर ले, अपने प्राण की या अपने शरीर को कोई क्षति पहुंचा ले। तो इस कारण ये भी व्यवस्था दिया गया है। निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार भी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकता, तो भी उसके पास चिकित्सा पाने का अधिकार है, क्योंकि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। शिक्षा पाने का अधिकार, क्योंकि आज को आपको तो पता ही है आज के डेट में शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। शिक्षा है तो आदमी अपना अर्न करता है, जो एक समाज में इज्जतदार ज़िंदगी जीता है। तो इस तरीके से ये अधिकार भी है। और आपको बताएं कि मेनका गांधी में इसके दायरा को बढ़ा करके बहुत ऊपर कर दिया गया। गोपालन में सिर्फ बोला गया कि अगर प्राण आपका कोई ऐसा छीन रहा है तो हम देखेंगे, लेकिन मेनका गांधी में बोला गया सिर्फ प्राण नहीं बल्कि कोई भी ऐसा चीज़ जो प्राण से रिलेटेड हो, जो जीवन से रिलेटेड हो, हर चीज़ को देखा जाएगा। अर्थात गौरवपूर्ण जीवन जीने का यहाँ पर व्यवस्था किया गया। उसी के तरह से आश्रय का अधिकार, कोई गरीब आदमी है तो उसे आश्रय का अधिकार भी होना चाहिए। फिर कोई गरीब आदमी है जो खाना नहीं खा सकता है, उसके लिए निःशुल्क भोजन का भी व्यवस्था। कोई अगर गरीब आदमी है तो उसके लिए निःशुल्क भोजन का व्यवस्था, ये भी मौलिक अधिकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो खाना नहीं खाएगा तो भूखे रहेगा तो वो उसके शरीर को और उसके प्राण को
दिक्कत हो सकती है, मतलब वो प्राण त्याग कर सकता है। तो इस कारण उसे निःशुल्क भोजन का भी अधिकार है। शुद्ध वातावरण का अधिकार, अगर मान लिया जाए कि आपके कोई पड़ोसी हैं और आपके घर के सामने कचरा फेंक देते हैं और कुछ ऐसा कचरा फेंकते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य का लाभ सही नहीं होता है या स्वास्थ्य हानि होती है, या मान लीजिए अभी रिसेंटली कल परसों में देखा था कि विशाखापट्टनम में गैस लीक हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी चीज़ आता है तो आप उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये अधिकार है कि शुद्ध वातावरण मिले आपको। अगर शुद्ध वातावरण आपका नहीं होगा तो आपके शरीर पर बहुत तरह का अलग अलग तरीके का इफेक्ट, साइड इफेक्ट होने लगेगा और आपके दैहिक और प्राण स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। उसके साथ पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान का निषेध, ये भी जो है 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को किस तरीके से बहुत ही वास्ट बनाया गया और अलग अलग तरीके का। इसके अलावा और भी सोने का अधिकार, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, बिजली का अधिकार, सूचना का अधिकार। आपको पता होगा जो सूचना का अधिकार है ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही है, ठीक है, आपको बता ही दिए। इसके बाद अलावा एक और चीज़ बताते हैं, शिक्षा का अधिकार जो हमने बताया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता था कि भाई शिक्षा पाना भी हर किसी का कर्तव्य अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसका कैसे काम चलेगा। और बाद में सरकार को भी ऐसा लगा, संसद को भी ऐसा लगा कि नहीं, शिक्षा का जो अधिकार है इसको कुछ विशेष कर देना चाहिए और ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए एक अलग 86वां संविधान संशोधन लाया गया 2002 में। कब लाया गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A। इसमें रखा गया कि शिक्षा का अधिकार, कोई भी बच्चा जो 6 साल से 14 साल तक के है तो उसको राज्य जो है वो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रदान करेगी। अर्थात 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा पाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। और आपको एक और चीज़ बता दें, ऐसे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 45, जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार था, लेकिन अनुच्छेद 45 एक DPSP है, नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पर पहले जो ये दिया गया था कि राज्य आम लोगों के हित में शिक्षा से संबंधित प्रबंध कर सकता है, अर्थात वो बाध्यकारी नहीं था। लेकिन इसको बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया। चूँकि मौलिक अधिकार हो गया तो अब राज्य के लिए बाध्यकारी हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया। पहले था कि 14 साल के बच्चों तक के वो व्यवस्था करेगा शिक्षा का, लेकिन अब उसमें जोड़ करके अलग उसमें व्यवस्था कर दिया गया है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 51 में भी ये व्यवस्था किया गया है कि जो माँ बाप हैं उनका कर्तव्य है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को वो एक समुचित और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करें। तो ये 51A में भी जोड़ दिया गया है गृह में मौलिक कर्तव्य के रूप में, और 45 में भी जोड़ दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था करने का, उसके पढ़ाई संबंधी, उसके स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करने का जो व्यवस्था है वो कौन करेगा? तो सरकार करेगा। चूँकि नीति निर्देशक तत्व जरूरी नहीं होता है, सरकार अपने हिसाब से कर सकता है, इसलिए वो कोई ये जरूरी नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार अगर इसका हनन किया जाता है, अनुच्छेद 21A, किसी भी 6 साल से 14 साल के बच्चे को पढ़ने में किसी तरह का दिक्कत होता है और राज्य अगर मुहैया नहीं करवाती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी अनुच्छेद 21 के तहत। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में हमने समझाया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अनुच्छेद 21 में 1 में 6 साल से 14 साल तक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ये कौन व्यवस्था करेगा? तो राज्य करेगा। राज्य करने का मतलब सरकार करेगा। कब लाया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। यद्यपि इसको लागू किया गया है 2010 में 1 अप्रैल। कब लागू किया गया? ये 1 अप्रैल 2010 से, याद रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया? तो एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया, दूसरा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया, और तीसरा अनुच्छेद 51A में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये था हमारा अनुच्छेद 21। आई होप आप पूर्ण तरीके से समझ गए होंगे, इसको समझने में सफल होंगे। बहुत डिटेल में हमने बताया है, ठीक है। इसके अलावा आप किताब पढ़ लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको और डिटेल में समझाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सारा सिस्टम 21A के तहत। 21 और 21A हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में। एक्चुअली अनुच्छेद 22 क्या है कि जब हमारी गिरफ्तारी हो जाती है या अगर हम गिरफ्तार होने की स्थिति में होते हैं तो वहाँ पर गिरफ्तारी के बाद हमारे बहुत सारे अधिकार हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं,
हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है ना। और ये अधिकार नागरिक का भी प्राप्त है और ये विदेशी को प्राप्त है। लेकिन कुछ एक अधिकार है जो नागरिक और विदेशी को प्राप्त, नागरिक को तो प्राप्त है लेकिन विदेशी को भी प्राप्त है, लेकिन शत्रु विदेशी को प्राप्त नहीं है। वो हम लोग देखेंगे किसको शत्रु विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। अब आपको एक चीज बताते हैं कि गिरफ्तारी जो है वो दो तरीके का होता है, एक दंड विषयक और एक निवारक। दंड विषयक का मतलब क्या होता है, प्यूमिटिव, ठीक है, और निवारक का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव। इसका मतलब क्या होता है, दंड विषयक का मतलब कि आप अगर कोई क्राइम कर दिए, कोई ऐसा कानून जिसका आप उल्लंघन कर दिए, तो आपको अरेस्ट किया जाता है। मतलब आपके क्राइम करने के बाद अगर अरेस्ट किया जाता है तो उस अरेस्ट को दंड विषयक कहते हैं। क्या कहते हैं, दंड विषयक। और अगर कोई क्राइम करने के पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाए तब उसे कहते हैं निवारक निरोध। बात आ रही समझ में। अब आप कह रहे होंगे कि क्राइम करने के पहले कैसे अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि जब 370 लागू किया गया, हटाया गया जम्मू कश्मीर में, उस समय जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेता को बिना किसी अपराध के पहले ही गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। तो ये जो नज़रबंद किया गया वो कहलाता है निवारक। पता नहीं समझ में। मतलब ऐसा संभावना हो, सरकार को ऐसा लगे, पुलिस को ऐसा लगे कि अगर इसे अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि कुछ समाज में गलत माहौल पैदा कर दे, या हो सकता है कि कुछ गलत तरीके का ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे। तो ऐसे कंडीशन में, जैसे कई बार आप देखे होंगे कि कहीं अगर वीवीआईपी जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का विजिट होता है तो वहाँ पर उस मोहल्ले के या उस शहर के जितने भी मतलब उस टाइप के नक्सली से बिलोंग करने वाले, आतंकवादी से बिलोंग करने वाले, या उस तरीके के बदमाश डॉन कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं, पुलिस उसको पकड़ करके कुछ दिन के लिए नज़रबंद कर देती है। और जब वो वीआईपी का विजिट खत्म हो जाता है तो फिर उसे छोड़ देती है। तो ये यही है कि आपको कोई भी अपराध करने से रोकना। निवारक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपराध करने से रोकना, और दंड विषयक का मतलब क्या हुआ कि आप अपराध कर दिए हैं उसके बाद आपको अरेस्ट, जैसे चोरी किए, किसी का मर्डर कर दिए, तो आप अपराध कर दिए ना, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो हमारे 22 आर्टिकल में टोटल 7 सब आर्टिकल हैं, 22(1), 22(2) ऐसे करके 22(7) तक के सब आर्टिकल है। 22(1) और 22(2) जो है वो दंड विषयक गिरफ्तारी के लिए, किसके लिए है, दंड विषयक। अर्थात जब आप कोई भी क्राइम कर लिए और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार है। तो 3 अधिकार है इस दोनों आर्टिकल के तहत। पहला अधिकार क्या है, पहले में 2 अधिकार है। सबसे पहला है कि कारण जानने का अधिकार। मान लिया जाए कि कोई पुलिस आपको आई, दंड विषयक गिरफ्तारी के आधार पर आपको गिरफ्तार कर ली, ठीक है ना, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप हमें गिरफ्तार क्यों किए। जैसे मान लिया जाए कोई पुलिस आई और हमें गिरफ्तार कर ली। एक्चुअली किसी ने बताया कि हाँ सोनल कुमार, ये जो मर्डर है सोनल कुमार ने किया, तो वो आकर के हमें गिरफ्तार कर ली। अब वहाँ पे हम पूछ सकते हैं, हाँ भाई हमें क्यों गिरफ्तार किए। तो कारण जानने का अधिकार जो है वो हमारा 22(1) के तहत है। उसके साथ साथ कारण अगर जान गए तो हम अपने पसंद के वकील भी कर सकते हैं। जो भी हमारा मन होगा तो हम अपने बचाव के लिए हम वकील भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है कि वकील को दे सके। वैसे कंडीशन में सरकार जो कोर्ट है वो सरकारी वकील मुहैया करवाती है। क्या, सरकारी वकील मुहैया करवाती है ताकि आप अपने केस को अच्छे तरीके से लड़ सकें। तो सरकारी वकील या निःशुल्क कानूनी सहायता ये आपका मौलिक अधिकार है। तो आपको कारण जानने का अधिकार है कि क्यों अरेस्ट किया गया। उसके बाद पसंद के वकील का अधिकार है, ठीक है। और उसके बाद 24 घंटा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार है। अगर मान लिया कि कोई पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली तो वो आपको 24 घंटा से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं रख सकती है। उस 24 घंटा के अंदर कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ही करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि अगर मान लिया गया कि मजिस्ट्रेट कहीं दूर रहता है और पुलिस जहाँ गिरफ्तार आपको की है वहाँ से अगर मान लिया जाए कि 12 घंटा लगता है, तो ये 12 घंटा इस 24 घंटा में काउंट नहीं होगा। अर्थात अब उसे 36 घंटा के अंदर में उसे पेश करना होगा, क्योंकि 12 घंटा तो जाने में भी समय लग रहा है ना। तो कहीं आने जाने का जो टाइमिंग है वो काउंट नहीं होता है। आने जाने के टाइमिंग को छोड़ करके ये 24 घंटा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। और अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो गई, ठीक है ना, तो फर्दर जो गिरफ्तारी होगा, अगर मजिस्ट्रेट इसको जुडिशियल कस्टडी दिया तो होगा, नहीं तो अगर मजिस्ट्रेट बोल दिया नहीं इसे छोड़ दो तो फिर पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। आप दृश्यम मूवी देखे होंगे, देखे था ना दृश्यम, उसमें एक सीन आता है
जब अजय देवगन एक बुजुर्ग को बताता है कि आप क्यों नहीं जाते हैं ये अधिकार परीक्षा, ठीक है ना, उसके तहत वो उसके बुजुर्ग के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बताती भी नहीं कहाँ है, क्या है, क्यों, कारण कुछ भी नहीं बताती है। तो वो सीधे बोलता है कि आप जाइए कोर्ट में जाइए। हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी तत्काल ये देख लेते हैं। तो ये समझ लिए कि दंड विषयक कानून जिसके तहत हमारी गिरफ्तारी होती है, तो उसमें हमें कारण जानने का अधिकार है, पसंद के वकील रखने का अधिकार है, और 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होना जरूरी है, नहीं तो फिर मतलब ये पुलिस के ऊपर शोकआउट आ जाता है, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि किसी कारण बस मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, मान लिया जाए किसी कारण, तो उसे फिर पुलिस अपने पास न रख करके जुडिशियल कस्टडी में डाल देगी, न्यायिक हिरासत में डाल देगी, जेल में डाल देगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हमने बताया था पहले ही कि दंड विषयक में 22(1) और 2 है, जो हमने देख लिया। 22(3) से लेकर के 7 तक ये किसके लिए, निवारक निरोध के लिए है। निवारक निरोध करने का मतलब कि वैसा गिरफ्तारी जो किसी क्राइम करने के पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 22(3) में क्या लिखा गया है, लिखा गया कि ऊपर वाले अर्थात ये दोनों, ये जो है ना, कारण जानने का और पसंद के वकील का अधिकार, 24 घंटा के मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, ये जो ऊपर वाले हैं वो निवारक निरोध के अंतर्गत कोई गिरफ्तार होता है या शत्रु विदेशी अगर कोई है तो इसको ये प्राप्त नहीं है। अर्थात अगर आपको निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो आपको ये अधिकार नहीं है कि कारण जानने का, आपको ये अधिकार नहीं है कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश किया जाए, वकील रखा जाए, ये कोई अधिकार नहीं है। या कोई शत्रु विदेशी नागरिक है, जैसे पाकिस्तान का कोई नागरिक है, उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अधिकार नहीं है कि उसे कारण बताया जाए, उसे अधिकार नहीं है कि पसंद का वकील रहे, सब कोई अधिकार नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 22(23)(3) में लिखा हुआ है कि निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति या शत्रु विदेशी को ये ऊपर वाले अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब आइए 22(4) में, इसमें क्या बताया कि निवारक निरोध अपराध से पूर्व गिरफ्तारी, ये तो बताया ही कि जो अपराध करने से पहले ही गिरफ्तारी, और इसके अंतर्गत जो गिरफ्तारी है वो कितना दिन तक के रखा जा सकता है, 3 माह तक के। हाईएस्ट कितना दिन तक की गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 माह तक के। अगर 3 माह से ज़्यादा आपको गिरफ्तार रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना पड़ेगा, और वो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो कम से कम हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि निवारक निरोध के अंतर्गत अगर मान लिया जाए कि किसी को हम उठा लिए, किसी को सरकार या पुलिस उठा ली, उसको नज़रबंद कर दी। अब वो नज़रबंद कितना देर रख सकती है, क्योंकि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट जाने का अधिकार तो है ना, तो कितना दिन तक रख सकती है, हाईएस्ट 3 माह तक के रख सकती है। आपको एक और चीज़ बताते हैं, 1978 में इस 3 माह को 2 माह कर दिया गया है, लेकिन अभी तक के प्रचलन में 3 माह ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 3 माह से ज़्यादा अगर रखने की ज़रूरत है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड की गठन की जरूरत पड़ती है, वो एक जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उसका अध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 22(5) में क्या लिखा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार। इसमें भी एक चीज़ है कि अगर निवारक निरोध से गिरफ्तार किया गया तो आपको कारण बताया जा सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सामाजिक हित में ये कारण बताना जरूरी नहीं है तो आप उसे नहीं भी बता सकते हैं चुपचाप। और इसके बारे में दिया गया है 22(6) में कि सामाजिक क्षेत्र नहीं, हित, कि सामाजिक हित में अगर कोई चीज़ें किसी को गिरफ्तार किया गया है और आपको लगता है कि सामाजिक हित में उसे बताना जरूरी नहीं है तो आप कारण बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अब अगला है 22(7), संसद को अधिकार है कि इससे संबंधित कानून बना सकती है। मतलब निवारक निरोध से संबंधित कोई कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। एक और चीज़ आपको बताते हैं कि निवारक निरोध जो सब्जेक्ट है ये किसके अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर संसद कोई कानून बनाती है, मान लिया जाए कोई अलग से कानून लाती है, ठीक है, तो वो कानून ये जो 22(4) में लिखा हुआ है कि 3 माह तक, तो ये कोई जरूरी नहीं। अगर मान लिया कि कोई संसद कानून लाती है और उस कानून के अंतर्गत बोलती है कि 1 साल तक के उसको नज़रबंद किया जा सकता है, तो वहाँ पर ये 3 माह के बाद सलाहकार बोर्ड के गठन की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब संसद अगर कानून कोई बनाती है और उसमें स्पेशल प्रोविज़न कर देती है कुछ एक निश्चित अवधि का, तो वहाँ पर ये 3 माह वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। एक और चीज़ बताते हैं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर निवारक निरोध का कानून प्रचलित है। बता रहे समझ में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारत इकलौता देश है जहां पर निवारक निरोध का कानून प्रचलित है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ बताते हैं आपको कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर यह निवारक निरोध है
ठीक है, लेकिन उनका प्रयोग सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में होता है। कब होता है? सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में। लेकिन भारत में ये कभी भी यूज किया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली आप देखें, जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया, तुरंत बहुत सारे सैकड़ों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। तो ऐसा भारत में ये बहुत धड़ल्ले से यूज होता है, और जब जब ऐसा संसद को लगता है तब तब एक नया कानून बनाती है और इसको खूब यूज करती है। लेकिन देश में किसी भी मतलब विदेश में किसी भी देश में इसको इतने धड़ल्ले से यूज नहीं किया जाता, और कहीं अगर यूज भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के समय में। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको हम बता दें कि कोई भी कानून बना सकती है। तो अगर किसी को अधिकार दे दिया तो संसद तो बहुत सारा कानून बनाई भी होगी। तो हाँ, बिल्कुल बनाई है। तो इस बहुत सारा कानून बनाया गया है संसद के द्वारा। तो इसमें देखते हैं कुछ कानून के बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कानून कब आया, ये कानून कब समाप्त हुआ। तो ये सब सारा चीज़ हम बता देते हैं आपको कि कब आया, कब समाप्त हुआ। निवारक निरोध अधिनियम, ये 1925 में आया था। निवारक निरोध अधिनियम, इसी के अंतर्गत जो गोपालन हमने बताया था सबसे पहले, आप याद कीजिए, गोपालन वर्सेज जो मद्रास केस था, तो ये निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपका ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 21 याद होगा तो, ठीक है। इसे 1969 में समाप्त कर दिया गया, खत्म। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 आया। इसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। इसको क्या कहते हैं? मीसा। इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस मीसा जो है ये इंदिरा गांधी के सरकार के समय आई थी। किसके समय? इंदिरा गांधी के सरकार के समय इसको लाया गया था 1971 में। उस समय यह क्या कि जितने बड़े बड़े नेता थे हर किसी को ये गिरफ्तार करके जेल में रख दी बिना किसी कारण के। और आपको एक और चीज़ बता दें कि जो मीसा एक्ट है इसका धड़ल्ले से यूज किया गया था। कब? इमरजेंसी के समय। जब इमरजेंसी आई थी उस समय इसका धड़ल्ले से यूज किया गया था। और यहाँ तक कि लालू यादव को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और लालू यादव उस समय जेल में थे 1976 में। उसी समय लालू यादव की एक बेटी हुई थी, और चूंकि वो मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए थे तो लालू यादव की जो बेटी हुई इसका नाम रख दिया गया मीसा। आपको पता होगा लालू यादव की बेटी का नाम है मीसा है भारती। तो जो मीसा जी हैं वो इसी चीज़ को यादगार बनाने के लिए लालू यादव ने अपने बेटी का नाम मीसा भारती रखा था, ठीक है। उसके बाद ये विदेशी मुद्रा संरक्षण व्यसन निवारण अधिनियम 1974 में आया। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो 1980 में आया था तो ये अध्यादेश द्वारा आया था। एक्चुअली संसद का सत्र खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद उस समय ऐसा जरूरी लगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसको कहते हैं, इसको ले आया गया। और बाद में जब संसद का सत्र स्टार्ट हुआ तो उसे फिर सत्र में पारित कर दिया गया और 1981 में ये कानून बन गया। आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है कि जब संसद का सत्र न रहे तो अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, ये बात बताइए कि अध्यादेश जो जारी करता है वो कितने दिन तक लागू रहता है? तो आपको बताते हैं, अगर संसद का सत्र न चल रहा है तो हाईएस्ट 6 महीना तक, और अगर संसद अपना सत्र में आ गई तो संसद के पहले अधिवेशन, पहला जो बैठक है उसके बाद से 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना जरूरी है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस चीज़ के अंतर्गत। उसके बाद आतंकवाद एवं विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम, जिसको हम लोग टाडा एक्ट कहते हैं। आप देखें ये मूवी दिल जले, यहाँ दिल जले यहाँ तो सब दिल जले हैं, ठीक है ना। दिल जले देखें, अजय देवगन की मूवी। उसमें वो जो गुलशन ग्रोवर होता है वो बोलता है कि तुम्हें टाडा एक्ट में ऐसा फंसाऊंगा, ठीक है ना, कि तुम फंसते रोते रह जाओगे। तो ये टाडा एक्ट क्या है? वही टेररिस्ट एक्ट है, ठीक है ना। तो ये 1985 में आया था लेकिन उसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि दिल जले सिनेमा जो है वो शायद इसी के अंतर्गत, इसी आसपास में आया होगा। उसके बाद आतंकवाद निवारक अधिनियम, जिसको पोटा कहते हैं, टाडा पोटा, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है आतंकवाद से रिलेटेड है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकवाद निवारक अधिनियम, ये 2000 में आया था, 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि संसद को ये अधिकार है, बहुत सारे निवारक निरोध ला सकती है संसद, लेकिन ठीक है ना, समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरत हुआ संसद लाई। इमरजेंसी में इसका बहुत मिसयूज भी किया गया, ठीक है। और अब ये
ठीक है, तो ये सारा संसद को अधिकार प्राप्त है। चलिए, अब हमने देख लिया, आज हमने क्या देखा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 21 देखें। 21 के अंतर्गत हमें प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है। 1950 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का मतलब था सिर्फ और सिर्फ आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन 1978 में इसको व्यापक आधार पर इसको विस्तार किया गया और उसके अंतर्गत सारा कुछ रखा गया। खाना का अधिकार आपको है, सोने का अधिकार आपको है, सही वातावरण में रहने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, सारा कुछ है आपको। तो ये सारा चीज़ अनुच्छेद 21 में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है इसको भी मूल अधिकार के अंतर्गत 21A में रख दिया गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद 22 हमने देखा कि किस तरीके से दो तरह का गिरफ्तारी होता है, एक दंड विषयक गिरफ्तारी और एक होता है निवारक निरोध गिरफ्तारी। दंड विषयक वो होता है जो किसी अपराध को करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध वो होता है कि अगर पुलिस को ऐसा लगे या सरकार को ऐसा लगे कि आप वो अपराध कर सकते हैं या समाज में किसी तरीके का अशांति फैला सकते हैं तो आपको आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग तथ्य को, प्रावधान को हमने देखा। कुछ एक्ट बनाए गए थे निवारक निरोध से संबंधित, इसको भी हमने देखा। तो ये सारा डिटेल में हमने देख लिया आर्टिकल 21 और 22 को। ठीक है, चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि एक नागरिक होने के नाते भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके घर के आगे कोई कूड़ा कचरा फेंकता है जिससे आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे उसे मना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कोर्ट जा सकते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।